हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। मैं हूं अफजल करीम और आज का एक नया चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के लेक्चर नंबर 1 में आपका द मोस्ट वेलकम है। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर के बारे में जानते हैं कि इस चैप्टर में कितना लेक्चर्स लगेगा और इस चैप्टर का क्या इम्पोर्टेंस है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, वैसे तो ये चैप्टर जो है अगर डिटेल से बात किया जाए, डिटेल से वैसे हम पढ़ाएंगे भी, बट डिटेल से अगर बात किया जाए मतलब बिना एनी प्रेशराइज किए हुए, तो इस चैप्टर में 8 लेक्चर्स लगते हैं। बट जो है लिमिटेड टाइम है तो इसमें हम लेक्चर्स की संख्या 5 लेंगे। कितने लेक्चर्स लेंगे? 5 लेक्चर्स लेंगे। ओके, 5 लेक्चर्स लेंगे। कितने लेक्चर्स? 5 लेक्चर्स, क्योंकि हमको 90 डेज में कंप्लीट 12th करना है। ठीक है, तो 5 लेक्चर्स लेंगे बिना किसी टॉपिक को छोड़े हुए। 8 लेक्चर्स में अगर पढ़ाते तो कुछ एक्सटर्नल पॉइंट्स जो था उसको भी पूरा डिटेल से स्टडी समझाया जाता है। जैसे कि कोई भी क्लास 11th का कंसेप्ट, वैसे फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पार्ट्स वगैरह का जो डिटेल्स स्टडी दिया हुआ वो 11th क्लास में दिया हुआ, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्टली उसको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास लेक्चर्स की संख्या लिमिटेड रहने वाली है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर बोर्ड लेवल, स्पेशली हम बात करते हैं नीट लेवल की, जो कि एक कॉम्पिटिटिव लेवल है, इसमें 3 to 4 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी होती है। कितना? 3 to 4 क्वेश्चंस, यानी आप तो 3 क्वेश्चंस मान के ही चलिए, यानी कि आपका ये वाला चैप्टर जो है 4 3 से 12 to 4 4 से 16 मार्क्स कैरी करा सकता है। ओके, 4 12 to 16 मार्क्स कैरी करा सकता है और काफी अच्छा चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में दिया हुआ है जो कि आप डेली बेसिस पर इसका यूज करते हैं। रिलीजियस में भी यूज होता है, कई सारे कल्चरल वैल्यूज में भी यूज होता है। ठीक है, एस्थेटिक, किसी को अगर अपना फीलिंग्स बताना है, लवनेस, लव अट्रैक्शन, या फिर आपका क्या हो गया कि हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, ये सब चीजों के बारे में मतलब फ्लावर का ही यूज किया जाता है बेसिकली। ओके, फ्लावर्स का यूज किया जाता है और उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिस्टरबेंस ऑफ टाइम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज के इस लेक्चर में टुडेज टारगेट है, टुडेज टारगेट है टारगेट क्या है? टुडेज टारगेट है सबसे पहले तो हम इसके फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ फ्लावर्स। ओके, और फ्लावर्स में प्रेजेंट बेसिकली हम स्टेमेन के बारे में पढ़ेंगे। स्टेमेन में ही कई सारे टॉपिक है। स्टेमेन्स में क्या पढ़ेंगे? स्टेमेन, ठीक है, जो कि यूनिट ऑफ एंड्रोइसियम है। एंड्रोइसियम का एक यूनिट है स्टेमेन। एक एंड्रोइसियम को स्टेमेन बोला जाता है। एंड्रोइसियम मतलब कई सारे गुच्छों को, स्टेमेन के कई सारे गुच्छे को एंड्रोइसियम बोला जाता है। तो स्टेमेन पढ़ेंगे और इसी में हम स्पेशली, स्टेमेन में 2 पार्ट है, फिलामेंट और एंथर, तो हम एंथर पढ़ेंगे क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव पार्ट हम जुड़ेंगे एंथर। और एंथर में भी क्या पढ़ेंगे? एंथर में भी हम पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे, पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे।
और इसके अलावा स्पोरोजिनस टिश्यूज, स्पोरेंजियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हमारे पास बेसिकली मोटा मोटी एक आइडिया है। अगर हम फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो फ्लावर कैसा दिखता है? सबने देखा होगा फ्लावर, यस। और हमने क्लास 11th का ये चैप्टर पढ़ाया भी है, कौन सा वाला, एंजियोस्पर्म्स वाला टॉपिक्स पढ़ाया है जब, तो हम एक फ्लावर का डायग्राम बनाए थे। फिर से बनाना चाहते हैं फ्लावर्स का डायग्राम। फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर का डायग्राम कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले आप बनाइए थैलेमस। क्या बनाइए? थैलेमस। और थैलेमस के ऊपर में होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्या होता है? फीमेल और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दैट्स नेम इज गाइनोईसियम। गाइनोईसियम, ओके। और यूनिट को पिस्टल बोलते हैं या कार्पल बोलते हैं। और इसमें होता है आपका एंड्रोइसियम्स। कई सारे होते हैं, बहुत सारे को एंड्रोइसियम बोलेंगे। सिंगल यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे गाइनोइसियम टर्म यूज नहीं होगा, यहाँ पे टर्म यूज होगा पिस्टल, क्योंकि यूनिट ऑफ गाइनोइसियम को पिस्टल बोला जाता है। जैसे कि सेल्स में कई सारे सेल्स मिलकर के कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं, ओके। सिमिलर सेल्स मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, उसी तरीके से सिमिलर पार्ट जो में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है कई सारे रहेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या? गाइनोइसियम, ठीक है। उसके बाद जो है बाहर में एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? ये हो गया आपका पेटल। और फिर बाहर में इसको ग्रीन कलर का प्रोटेक्टिव लेयर होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसको सेपल बोला जाता है, ठीक। यानी आपका एक आइडिया दें तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको मालूम है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जिसमें से अपर पार्ट को क्या बोला जाता है? अपर पार्ट को बोला जाता है स्टिग्मा। क्या बोला जाता है? स्टिग्मा। और बीच वाला जो लॉन्ग पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसको स्टाइल बोला जाता है, स्टाइल। और लोअर पार्ट को ओवेरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओवेरी, ठीक है। इन तीनों पार्ट्स को मिलाकर के पिस्टल का फॉर्मेशन होता है, या कार्पेल हम बोल सकते हैं। और ये वाला पार्ट जो है स्टैमेन का अपर पार्ट जो बाइलोब्ड आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट एंथर। यही मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। और ये क्या है? फिलामेंट है, फिलामेंट जो इसको अटैच करके रखता है। फिलामेंट क्या है? फिलामेंट, ओके, यस। अब जो है ये वाला पार्ट एसेसरी पार्ट है, बेसिकली हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रिप्रोडक्शन चैप्टर है, तो इसका नाम सिर्फ लिख देते हैं। ये है पेटल और ये है सेपल। पेटल और सेपल, पेटल और सेपल। वैसे कई सारे होंगे तो कैलिक्स और कोरोला यूज कर सकते हैं, ठीक है। पेटल और सेपल। और ये जो है थैलेमस है, ये वाला थैलेमस जिसके ऊपर में सब चीज होता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी एक फ्लावर का डायग्राम हो गया। सर फ्लावर का यूज कहाँ पे होता है? सब कोई जानता है कि फ्लावर का यूज एस्थेटिकली होता है। एस्थेटिकली, एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? सौंदर्य। मतलब कोई भी चीज अगर तुमको अच्छा लगा तो उसको फ्लावर देते हैं, फ्लावर देते हैं। कोई भी पर्सन अगर उसका क्रिएटिविटी ठीक है, क्रिएटिविटी अच्छा है, तो उसको फ्लावर दिया जाता है। उसको मतलब अपना फीलिंग्स जाहिर करने के लिए, कई सारी चीजें जाहिर करने के लिए फ्लावर्स दिया जाता है। एंग्री, अगर कोई गुस्सा है तो फिर गुस्सा वाला पर्सन फ्लावर नहीं यूज करता है। मतलब जो खुश होता है, हैप्पीनेस होता है, वो फ्लावर का यूज करता है। एस्थेटिकली यूज होता है। उसके बाद आप लिख सकते हैं सजावट के लिए, यानी ऑर्नामेंटली यूज होता है, ऑर्नामेंटल। और क्या? सोशली यूज होता है, यस, सोशल के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा यूज होता है। और क्या? कोई रिलीजन्स यूज करते हैं अपने डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि रिलीजन्स क्या, अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में, तो हम जो झंडा, फ्लैग, तिरंगा जो फहराते हैं उसमें भी फ्लावर्स का यूज करते हैं। मतलब कई सारे यूजेस हैं, सोशल, रिलीजियस,
रिलीजियस यूजेस हैं, ओके, एंड एग्रीकल्चरली यूज होता है, एंड कल्चरल यूज, कल्चरल वैल्यूज दिया गया किसको, फ्लावर को। मतलब ये सब वैल्यूज है, फ्लावर काफी ज्यादा वैल्यूएबल चीज है, फ्लावर काफी ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। सर फ्लावर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, और थोड़ा सा डेप्थ में जाएं तो इसको यूज कर सकते हैं, कॉन्वेनियंटली यूज करते हैं, कॉन्वेनियंटली यूज्ड फॉर conveniently used for the sharing sharing आप लिख सकते हैं कि लव एट्रैक्शन, लव एट्रैक्शंस, ओके। उसके बाद ग्रेडी, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, लव एट्रैक्शंस को शेयर करने के लिए, जाहिर करने के लिए हम यूज करते हैं, या फिर और भी कई सारे टर्म्स लिख सकते हैं आप मार्निंग के लिए यूज करते हैं, मॉर्निंग के लिए यूज करते हैं, ग्रीफ के लिए यूज करते हैं, एक्सेप्ट, ठीक है, कई सारी चीजों में ये यूज किया जाता है। इसके अलावा तो फ्लावर क्या है, फ्लावर इज नथिंग बट, फ्लावरिंग प्लांट का साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या है, ये है साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हमारे पास एम्पल टाइम होता, जो कि रिलेवेंट नहीं है, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि टॉपिक रिलेवेंट टाइम होता, मतलब काफी ज्यादा टाइम होता, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो पेटल्स और सेपल्स के बारे में भी बताते कि ये आपका एसेसरी पार्ट है, पेटल्स और सेपल्स जो है इसको प्रोटेक्ट करने का पार्ट, हाँ, काम करता है। बट ये साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही बताएंगे, कौन कौन सा, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपका जो है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो आपका है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपका है एंड्रोइसियम, क्या है, एंड्रोइसियम, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोइसियम है, जो कि हमारे काम का है। और दूसरा आपके काम का है फीमेल reproductive structure, that's name is gynoecium, that's name is gynoecium। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ये दो पार्ट, एंड्रोइसियम मतलब जिसमें एंथर और फिलामेंट होता है, और गाइनोइसियम जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी है। इन तीन पोर्शंस को मिलाकर के आप गाइनोइसियम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइट स्ट्रक्चर है गाइनोइसियम, और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एंड्रोइसियम फॉर फ्लावरिंग प्लांट, फॉर फ्लावरिंग प्लांट, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दैट्स नेम इज गाइनोइसियम से, किससे, गाइनोइसियम से। आप स्क्रीन को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, अगर आप जो है, अगर आपका छोटा है, ठीक है। फ्लावर्स में हम एंड्रोइसियम स्टार्ट कर रहे हैं, एंड्रोइसियम, एंड्रोइसियम दैट्स यूनिट इज स्टामेन, इसका यूनिट क्या है, स्टामेन है, स्टामेन, ओके। स्टामेन इज नथिंग बट यूनिट ऑफ एंड्रोइसियम, यूनिट ऑफ एंड्रोइसियम। सर स्टामेन यूनिट है एंड्रोइसियम का, बिल्कुल, एंड्रोइसियम का यूनिट क्या है, स्टामेन है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, डायग्राम की बात करें, क्या, डायग्राम,
डायग्राम की बात करें तो डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। देखिए अभी अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया कुछ ऐसे स्ट्रक्चर और यहाँ पे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। इस कंप्लीट को स्टैमेन कहते हैं। स्टैमेन में बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? टू पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आपका एंथर और एक होता है फिलामेंट। कोई कोई लिखाता है कि इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। आउट ऑफ एनसीईआरटी तीन पार्ट्स होते हैं, कनेक्टिव भी एक पार्ट होता है। तो शो के लिए आप बोल सकते हैं, नॉलेज के लिए आप बोल सकते हैं तीन पार्ट, बट बेसिकली दो ही पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर जो है आपका बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो ऊपर में है, दिस इज कॉल्ड एंथर, एंड जो लोअर है जो नीचे में है फिलामेंट के जैसा, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। फिलामेंट नाम से ही पता चलता है कि लॉन्ग स्ट्रक्चर होगा, फिलामेंट धागे के जैसा होगा, है ना? यस। कनेक्टिव भी होता है, अगर आप एनसीईआरटी के अदर बुक से फॉलो करते हैं तो वहां पे कनेक्टिव भी दिया होगा, ठीक है। अब जो फिलामेंट का आपको दो एंड दिख रहा है, एक ये वाला एंड और एक ये वाला एंड। फिलामेंट का लोअर एंड को बोला जाता है प्रोक्सिमल एंड। क्या बोला जाता है? प्रोक्सिमल एंड। फिलामेंट का लोअर एंड को बोला जाता है प्रोक्सिमल एंड, प्रोक्सिमल एंड। और अपर एंड को क्या बोला जाता है? डिस्टल एंड। डिस्टल यानी दूर में, अपर एंड को डिस्टल और लोअर एंड को प्रोक्सिमल एंड बोला जाता है। तो फिलामेंट का डिस्टल एंड से कनेक्टेड होता है एंथर, और फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड जो होता है जो किससे कनेक्टेड होता है? कनेक्टेड विद आप बोल सकते हैं थैलेमस से। किससे? थैलेमस। या फिर आप इसको बोल सकते हैं कभी कभी पेटल्स से भी कनेक्टेड होता है, पेटल्स से भी कनेक्टेड, थैलेमस या पेटल्स। ओके, प्रोक्सिमल एंड इज कनेक्टेड टू थैलेमस और पेटल्स। ओके, चलिए अगर आप इसमें भी देखेंगे कि किस में रिप्रोडक्शन की टेंडेंसी होती है, मतलब कौन सा पार्ट रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एंथर वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? एंथर वाला। तो हम बेसिकली एंथर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे वाले स्लाइड में हम एंथर के बारे में देखते हैं। ओके, चलिए एंथर के बारे में देखते हैं। चलिए एंथर समझ में आ रहा है? बिल्कुल इजी इजी आसान टॉपिक है, बिल्कुल समझने लायक है, अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। यानी कि यूनिट एंड्रोसियम स्टेमेंट का डायग्राम हमने बना दिया, एंथर फिलामेंट। अब आप बोलेंगे कि इसका नंबर कितना होता है, लेंथ कितना होता है, तो ये वैरी करता है। आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है कि नंबर जो है, नंबर एंड लेंथ वैरी करता है। क्या करता है? वैरी करता है। नंबर एंड लेंथ वैरी करता है, किसका? स्टेमेन का। स्टेमेन का नंबर भी और लेंथ भी वैरी करता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एंथर, क्योंकि एंथर में भी आगे देखेंगे तो आपका स्पोरेंजियम आएगा और स्पोरेंजियम के अंदर में पोलन ग्रेन्स होगा, ठीक है। तो उसका स्टडी मेनली हमको करना है, ठीक है। तो वहां पे पहुंचने का ट्रैक पाथवे यही है कि आप सबसे पहले फ्लावर का डायग्राम बनाइए, उसके बाद जो भी पोर्शन का स्टडी करना है डेप्थ में उसके अंदर से जाते जाइए। यानी हमने क्या किया, एंड्रोसियम आपको बताया, एंड्रोसियम में एक एंड्रोसियम स्टैमेन को लिया, स्टैमेन में दो पार्ट एंथर और फिलामेंट, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है क्योंकि चैप्टर का नाम ही है रिप्रोडक्शन, तो एंथर वाला पार्ट ले रहे हैं, एंथर।
एंथर जो है, अगर हम बाहर से देखें तो कुछ इस तरीके का बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, बाहर से इस तरीके का बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखेगा। लेकिन जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे, क्या ट्रांसवर्स सेक्शन, सेक्शन ट्रांसवर्स सेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसवर्स सेक्शन? ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब होता है कि जो एंथर है ना बाइलोब्ड, ये बाहर से तो ऐसे दिख रहा है, यस, अब इसका कट करके, जैसे कि हमारा सपोज कीजिए ये एंथर है, हमने इसको कट किया, कट करने के बाद इसको ऐसे किया और ऐसे देख रहे हैं, या फिर इसको थोड़ा सा टेढ़ा टिल्टेड करके ऐसे देख रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन समझ में आया? अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करके ऐसे दिखा सकते हैं, ओके। ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। सर ट्रांसवर्स सेक्शन कुछ ऐसे होता है, कैसा होता है? हाँ हाँ हाँ, ऐसे होता है, रुकिए, ये हो गया आपका कनेक्टिव, हाँ क्योंकि कनेक्टिव भी दिखेगा, हाँ कनेक्टिव भी दिखेगा, उसके बाद ठीक है, ओके 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 ओके, दिस इज नथिंग बट कनेक्टिव, ओके। थोड़ा सा टिल्टेड डायग्राम बनाया है तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। हम्म। ये आपका एंथर का डायग्राम, ट्रांसवर्स सेक्शन करके थोड़ा सा टिल्टेड पॉइंट ऑफ व्यू में हम इसको देख रहे हैं, टिल्टेड पॉइंट ऑफ व्यू में दिख रहे हैं, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, कौन? एंथर। एंथर का जब ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे ना तो ऊपर से ऐसा ही दिखेगा। सर इसमें कौन कौन से पार्ट है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये कनेक्टिव है जिसका कोई लेना देना नहीं है रिप्रोडक्शन से, कनेक्टिव है जिसका कोई लेना देना नहीं है रिप्रोडक्शन से, ये वाला लाइन इनसाइड ऐसे गया है और एंथर को फिलामेंट से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। सर क्या हमारे लिए हेल्पफुल है? हमारे लिए हेल्पफुल है ये वाला जो चार स्ट्रक्चर देखे हैं ना, एक दो तीन चार, हम दो ही को लेवल कर रहे हैं, इसको बोलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरेंजियम बोलिए, स्पोरेंजिया, क्योंकि बहुत सारा है प्लूरल, स्पोरेंजिया, या फिर अगर आपका एक ही होता तो स्पोरेंजियम बोल सकते थे। स्पोरोजिनस टिश्यू भी होता है, बट जब ये आपका यंग होता है, यंग एंथर होता है, वहां पे स्पोरोजिनस टिश्यू होता है विद इन स्पोरेंजियम, ओके। लेकिन आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? स्पोरेंजिया। कितना स्पोरेंजिया है? एक दो तीन चार, कितना स्पोरेंजिया है? चार स्पोरेंजिया है। सिंगल होता तो स्पोरेंजियम होता, और इसी चारों स्पोरेंजिया में एंथर फिल्डेड होता है। क्या फिल्डेड होता है? एंथर, सॉरी सॉरी सॉरी, पोलिन ग्रेन्स फिल्डेड होता है। क्या फिल्डेड होता है? पोलिन ग्रेन्स फिल्डेड होता है। यहां तक डेप्थ में भी जाता है पोलिन ग्रेन्स, मतलब पूरा सैक लाइक स्ट्रक्चर में पोलिन ग्रेन्स फिल्डेड होता है। दिस इज नथिंग बट क्या? पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स। सर पोलन ग्रेन्स जो है आपका स्पोरेंजिया में होता है, हाँ यहाँ पे भी पोलन ग्रेन्स होगा,
हाँ, यानी कि ये भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ डेहिसेंस। लाइन ऑफ डेहिसेंस क्विकली नोट डाउन कीजिए, फिर आगे इसके बारे में जो भी रिलेवेंट पॉइंट्स है उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ डेहिसेंस, लाइन ऑफ डेहिसेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबका अपना अपना क्रिएटिविटी होता है और वो क्रिएटिविटी जो है सबके सामने में प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। जैसे कि बिहार में एक बहुत ही बड़ा फिजिसिस्ट जिसका नाम है क्या, एच सी वर्मा। एच सी वर्मा सर का नाम तो आप सभी ने सुना है, बिहार का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है। नंबर वन इन द हॉल इंडिया अगर बोला जाए तो फिर कम नहीं होगा, नंबर वन टीचर है। लेकिन उसका अगर यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स देखेंगे तो बहुत कम सब्सक्राइबर्स है रिलेटेड टू अदर टीचर्स, अदर प्रोफेसर्स। ओके, उसी तरीके से जो है ऐसा नहीं है कि जिसका सब्सक्राइबर्स कम है उसकी वैल्यूज कम है, नहीं। नंबर वन टीचर के अंतर्गत आता है कौन, एच सी वर्मा सर। लेकिन उसका सब्सक्राइबर से उसको नहीं लगता है नंबर वन टीचर्स, उसका रहन सहन से नहीं लगता है, बट वो है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, इसके बारे में हम लिखना चाह रहे हैं, किसके बारे में, एंथर के बारे में। सर एंथर क्या है? एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। कौन ना, जिसमें दो लोब्स होते हैं। लोब मतलब ये वाला, एक लोब, दो लोब। एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। एंथर क्या है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। इट हैज टू थीका, इट हैज, each lobe has two theca, each lobe has two theca, जिसके कारण इसको डाइथिकस बोला जाता है। डाइथिकस, डाइथिकस, THECOUS, डाइथिकस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाइथिकस। each lobe has two theca, each lobe का मतलब कि ये एक लोब है, इसमें दो थीका ऐसे है, और दूसरा लोब में दो थीका ऐसे है। यानी कि टोटली अगर आप देखेंगे तो एक दो, इच लोब में दो थीका, इसलिए इसको डाइथेकस बोला गया। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डाइथेकस। एंथर का यहाँ पे डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट किए हैं कि सात फोर साइडेड होते हैं। कितने साइड्स होते हैं? फोर साइड्स। अगर आप देखें तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, यानी इसका एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, यानी एंथर का चार साइड्स होता है, इसको बोल सकते हैं फोर साइडेड स्ट्रक्चर। फोर साइडेड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। फोर साइडेड स्ट्रक्चर के कारण इसको बोला जाता है टेट्रागोनल। क्या बोला जाता है? टेट्रागोनल। टेट्रा, टेट्रा मतलब चार, कितने साइड्स, कितने गोन्स, टेट्रागोन्स मतलब चार साइडेड। फोर साइडेड स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। और हर एक साइड में, हर एक थीका में दो स्पोरेंजियम है। कितना स्पोरेंजियम है? दो स्पोरेंजियम है। यानी टोटल आपका फोर स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया होता है। और हर एक साइड में टू इस इन
each आप लिख सकते हैं 2 in each थीटा, 2 in each साइड आप लिखिए, या 2 in each साइड नहीं लिखिए, 2 in each लोब लिखिए, सबसे अच्छी। यानी 4 स्पोरेंजिया होता है और हर एक 2 स्पोरेंजिया एक लोब में, 2 स्पोरेंजिया इस लोब में, 2 स्पोरेंजिया इस लोब में, 2 स्पोरेंजिया इस लोब में, टोटल कितने स्पोरेंजिया? 4 स्पोरेंजिया, 2 इन each lobes, 2 in each lobes, 4 स्पोरेंजिया होता है। सर स्पोरेंजिया जो है बाद में डेवलप कर जाता है पोलन सेक में, बिल्कुल स्पोरेंजिया डेवलप्स इनटू पोलन सेक, बिल्कुल एक सीक्वेंस में समझिए। स्पोरेंजिया किस में डेवलप हो जाता है? पोलन सेक्स में डेवलप हो जाता है। इन अडल्ट आप लिख सकते हैं, जैसे जैसे मैच्योर होता है, इन अडल्ट या इन मैच्योर, इन मैच्योर यानी मैच्योर टाइम में। स्पोरेंजिया जो है मैच्योर टाइम में, जैसे जैसे मैच्योर होता है स्पोरेंजिया टर्मिनेट करने लगता है किसमें? पोलन सैक में। और सैक, सैक का मतलब होता है थैला, सैक का मतलब क्या होता है? थैला। स्पोरेंजिया जब आपका डेवलप कर गया पोलन सैक में, यानी कि पोलन सैक थैला नुमा स्ट्रक्चर आ गया, तो इसका मतलब है कि कुछ अंदर में फिल्डेड है। यस, कुछ अंदर में फिल्डेड है। क्या फिल्डेड होता है? पोलन ग्रेन। क्या फिल्डेड होता है? pollen grain, pollen grains are packed with किससे पैक होता है? पोलन सैक से। किससे पैक होता है? पोलन सैक से। पोलन ग्रेन आर पैक्ड विद पोलन सैक। फाइनली हमने पोलन ग्रेन्स पर आ गया, यानी पोलन ग्रेन्स पैक होता है विद पोलन सैक से, पोलन सैक से। ठीक है, सीक्वेंस समझिए। ये जो आपका एंथर है ना, एंथर बाई लोब्ड, 2 थीका इसमें है, और हर एक थीका में 2 बाई लोब्ड स्ट्रक्चर, और हर एक लोब में 2 थीका है। 2 थीका होने के कारण इसको डाइथिकस बोलते हैं। और पूरा का पूरा एंथर में 4 साइड्स है, 1 साइड, 2 साइड, 3, 4 साइड, 4 साइड्स। आप बोलेंगे 5 साइड, नहीं, ये वाला एक साइड नहीं, ये तो कनेक्टिव का एक पार्ट है। तो 4 साइड से, जिसके कारण इसको टेट्रागोनल बोला जाता है। 4 स्पोरेंजिया हुए, 4 साइड में 4 स्पोरेंजिया है। हर एक लोब की अगर बात करेंगे तो 2 स्पोरेंजिया इन ईच लोब, 2 स्पोरेंजिया इन ईच लोब, या फिर आप बोल सकते हैं 1 स्पोरेंजियम इन ईच साइड, क्योंकि लैंग्वेज है आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, लैंग्वेज है आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। स्पोरेंजिया जो है ये जैसे जैसे आपका टाइम आता जाता है, धीरे धीरे ये डेहिसेंस और मैच्योर होता जाता है। डेहिसेंस और मैच्योर होने के साथ साथ ये स्पोरेंजिया कन्वर्ट हो जाता है पोलन सैक में। सर स्पोरेंजिया कन्वर्ट हो गया पोलन सैक, सैक का मतलब थैला, थैला मतलब कि उसमें कुछ फिल्डेड है। थैला इसलिए लिया जाता है क्योंकि उसमें कुछ भरा जाएगा, तो इसमें पहले से ही भरा रहता है क्या? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन्स पैक्ड होता है विद पोलन सैक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या है? पोलन ग्रेन्स पैक्ड विद पोलन सैक। चलिए पोलन ग्रेन से पहले हम थोड़ा सा स्पोरेंजियम के बारे में देखते हैं। लेट मी 1 मिनट। उसके पहले हम किसके बारे में देखते हैं? स्पोरेंजियम। बेसिकली स्पोरेंजियम या फिर आप माइक्रोस्पोरेंजियम टर्म भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि मेल के लिए माइक्रो यूज किया जाता है। माइक्रो का मतलब बेसिकली छोटा होता है, माइक्रो का मतलब छोटा, तो मेल पार्ट जो है इसमें छोटा होता है, इसलिए हम माइक्रो टर्म यूज करते हैं। तो स्पोरेंजियम में
क्या यूज कर सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। आप बोलेंगे सर हमने तो देख लिया माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब बहुत सारा, माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब एक। तो हम पूछेंगे कैसे देखें, आप बोलेंगे राउंडेड तक, लेकिन और डेप्थ में अगर जाएंगे तो यस राउंडेड होता है, राउंडेड होता है, नो डाउट राउंडेड होता है, और राउंडेड होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ठीक है, लेकिन हम पार्ट थोड़ा सा कट करते हैं। कितना पार्ट कट करते हैं, सपोज हम इतना पार्ट कट करते हैं। ठीक है, राउंडेड पार्ट मतलब पूरा नहीं दिखा करके इतना पार्ट दिखाते हैं। ठीक है, तो स्पोरेंजियम यानी माइक्रो स्पोरेंजियम, क्योंकि मेल वाला पढ़ रहे हैं, फीमेल वाले के लिए मेगा स्पोरेंजियम टर्म यूज होता है। माइक्रो स्पोरेंजियम में टोटल 4 लेयर्स होते हैं, 4 टाइप्स के लेयर्स होते हैं। कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के लेयर्स होते हैं। माइक्रो स्पोरेंजियम में टोटल 4 टाइप्स के लेयर्स होते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस, दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस। इसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। किसको, माइक्रोस्पोरेंजियम का सबसे आउटर मोस्ट लेयर को। उसके बाद एक और लेयर होता है जिसको बोला जाता है क्या, जिसको बोला जाता है आपका एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस क्या बोला जाता है, एंडोडर्मिस। इज इट क्लियर और नॉट, यस, एंडोडर्मिस, एंडो 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 एंडोडर्मिस। ओके, उसके बाद 2 से 3 लेयर्स का एक और टाइप का लेयर्स आता है, जो 2 से 3 लेयर्स का फॉर्मेशन करता है, जिसका नाम है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर बेसिकली सीक्वेंस के हिसाब से मिडिल लेयर एंडोडर्मिस को होना चाहिए और एंडोडर्मिस अंदर में होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। मिडिल लेयर एंडोडर्मिस के बाद में है, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। ओके, मिडिल लेयर। और सबसे अंदर में जो लेयर्स होता है, मिडिल लेयर एक नहीं होता है, एक से ज्यादा होता है, या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। और सबसे अंदर में जो लेयर होता है ना, दैट इज कॉल्ड टैपेटम। सबसे अंदर वाला लेयर को क्या बोलते हैं, टैपेटम बोलते हैं। आप कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस लगने के लिए कि हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर बनाए हैं, इसलिए। सर ये वाला लेयर जो है टैपेटम है, टैपेटम मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसमें जो ये सेल्स बनाते हैं ये माइक्रोस्पोरेजिनस, हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, मदर सेल्स। ठीक है, ये क्या है आपका टैपेटम। ओके, टैपेटम, ओके ओके ओके, टैपेटम। तो टोटल 4 लेयर्स होता है स्पोरेंजियम में। कौन कौन से, एक बार हम इधर लिख लेते हैं और चारों का फंक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, चारों का फंक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, टैपेटम के अंदर में क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये सब जो छोटे छोटे आपको सेल्स दिख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट माइक्रोस्पोर मदर सेल, मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, चलिए तो आते हैं इसमें। माइक्रोस्पोरेंजियम में टोटल 4 लेयर्स होते हैं। कितने लेयर्स होते हैं, 4 लेयर्स। किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम की। सबसे पहला अरेंजमेंट फ्रॉम आउटर टू इनर देख रहे हैं। कौन सा अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट
फ्रॉम आउटर टू इनर, फ्रॉम आउटर टू इनर, क्योंकि ये सीक्वेंस पूछा जाता है एग्जाम में। अरेंजमेंट फ्रॉम आउटर टू इनर, सबसे आउटर पार्ट है एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। उसके बाद दूसरा पार्ट है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। ओके। उसके बाद तीसरा पार्ट है मिडिल लेयर। क्या है? मिडिल लेयर। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड टेपेटम, टेपेटम। सर ये तीन पार्ट की अगर बात करें, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडिल लेयर, ये तीनों ही पार्ट प्रोटेक्टिव पार्ट होता है एंड हेल्प इन डेहिसेंस, हेल्प इन, ये क्या करता है? डेहिसेंस, डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन, टू रिलीज पोलन। पोलन को रिलीज करने के लिए ये एंथर को डेहिसेंस कराता है, एंथर को डेहिसेंस कराता है। कौन सा लेयर? आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोडर्मिस और उसके बाद मिडिल लेयर। ये तीनों लेयर सबसे पहला काम क्या है कि आपका पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करना। जब मैच्योर हो जाता है, जब उसको इजेक्ट करने की बारी आती है, तो उस समय इसको क्या करता है? डेहिसेंस करा देता है, रप्चर करा देता है और एंथर रिलीज कर देता है पोलेंस को। पोलेंस मतलब पोलन ग्रेन्स को। सर टेपेटम क्या है? टेपेटम पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करता है? पोलन ग्रेन। नरिशमेंट यानी प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिशमेंट किसको? पोलन ग्रेन्स को। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। सर टेपेटम जो है ना मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। यस, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। टेपेटम क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। नरिशमेंट टू द पोलन ग्रेन, नरिशमेंट टू द पोलन ग्रेन ऐसे लिख देते हैं, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द पोलन ग्रेन बट नरिशमेंट टू द पोलन ग्रेन। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। कौन? टेपेटम। टेपेटम सबसे अंदर का लेयर होता है जिसमें आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होता है। ओके, चलिए नोट डाउन कीजिए। फिर आप लेते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, क्योंकि इसी से रिलेटेड है तो वो भी देख लेते हैं। हो गया क्या? स्पोरोजिनस टिश्यू, या ऐसे लिखिए आप, वेन, जब आपका एंथर यंग होता है, वेन एंथर इज यंग, जब आपका क्या यंग होता है? एंथर। एक ग्रुप आता है, अ ग्रुप ऑफ इसका स्पोरोजिनस टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स, ऐसे लिखिए, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स, cells, a group of compactly arranged cells, ओके, जिसको आप क्या कहते हैं? कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू हेल्प इन
किस में हेल्प करता है? जब आपका एंथर यंग होता है, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स, जिसको आप स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, हेल्प इन किसमें हेल्प करता है? एंथर, व्हेन एंथर इज यंग, ठीक है। एंथर जब यंग होता है तो उसमें ग्रुप ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू होता है जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है। हेल्प इन प्रोटेक्ट द पोलन, प्रोटेक्ट द पोलन, द पोलन, ओके। और बाद में यही स्पोरोजिनस टिश्यू ही 4 लेयर्स में डिफरेंशिएटेड हो जाता है, जिसको हम वो बोलते हैं। प्रोटेक्ट करने का काम करता है, प्रोटेक्ट द पोलन, प्रोटेक्ट एंड नरिश द पोलन, प्रोटेक्ट एंड नरिश भी लिख सकते हैं, नरिश द पोलन, द पोलन, पोलन को प्रोटेक्ट और नरिश करता है जब एंथर यंग होता है, ठीक है। स्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस होता है? स्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस। सर स्पोरोजेनेसिस क्या है? एक प्रोसेस है, जेनेसिस मतलब जनरेशन करना, जिस प्रोसेस में आपका स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, टिश्यू विद द हेल्प ऑफ मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन वो डिवीजन होता है जहां पे क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होकर के आधा हो जाता है, यानी स्पोरोजिनस टिश्यू विद द हेल्प ऑफ मियोटिक डिवीजन, स्पोर टेट्राड, या फिर आप स्पोर टेट्राड मेल में पढ़ते हैं तो आप लिख सकते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करता है, माइक्रो स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करता है, टेट्राड का फॉर्मेशन करता है। यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू अगर मियोटिकली डिवाइड करके माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करेगा, दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड स्पोरोजेनेसिस या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इसके आगे माइक्रो भी टर्म लगा सकते हैं क्योंकि हमने मेल में देखा, ओके। यानी अगर इसको लैंग्वेज में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? यानी द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ किसको? माइक्रोस्पोर्स का, माइक्रोस्पोर बाय द बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ क्या? मियोसिस, मियोसिस इन मियोसिस इन पोलन मदर सेल। बेसिकली कौन सा स्पोरोजिनस टिश्यू? पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल, ओके। पोलन मदर सेल्स में अगर मियोसिस हो करके माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है? चलिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चलिए आगे लिखते हैं, स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर सकते। अब ये माइक्रोस्पोर्स बन गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड। बेसिकली यही पोलन का फॉर्मेशन करता है, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करता है, यानी आप क्या बोल सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, क्या बोल सकते हैं? एज माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मैच्योर एंड मैच्योर and dehiscence and dehiscence, it it develops into किसमें? पोलन ग्रेन्स में, पोलन
ग्रेन्स में डेवलप हो जाता है। It develops into pollen grains. As microspore mature and dehiscence, it develops into pollen grains. सर pollen grains क्या है? pollen grains क्या है? अगर हम pollen grains का एक आइडिया दें तो pollen grain is nothing but जिससे आपका मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, यानी pollen grain आप बोल सकते हैं क्या? pollen grains सबसे पहले शेप लिखते हैं, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज जो है इसका हाईली वेरिएबल होता है, हाईली वेरिएबल होता है किसका? पोलन ग्रेन्स का शेप और साइज। लेकिन जनरली अगर हम बात करें, जनरली ये स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। पोलन ग्रेन्स जनरली स्फेरिकल होता है। इसके 10 वॉल में प्रोमिनेंट वॉल होता है, प्रोमिनेंट 2 वॉल्स होते हैं। कितने दीवार होते हैं? 2 दीवार होते हैं, जिसमें से एक को बोलते हैं एक्साइन और दूसरे को बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन एंड इंटाइन। क्विकली नोट कीजिए, एक्साइन और इंटाइन बोला जाता है, एक्साइन और इंटाइन बोला जाता है। पोलन ग्रेन इज नथिंग बट मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट जिसके अंदर में गैमीट होगा, मेल गैमेटोफाइट। सर इसके आगे एक्साइन और इंटाइन 2 पार्ट्स होते हैं। इसका अगर डायमीटर की बात करते हैं, क्योंकि लास्ट में हम आपको डायग्राम भी बना करके दिखाएंगे। डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन्स का डायमीटर कितना होता है? ये होता है 20 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर कितना होता है? 20 से 50 माइक्रोमीटर का। सर इसमें 2 सेल्स होते हैं। यस, 2 सेल्स में एक सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। और एक सेल को बोलते हैं जेनरेटिव सेल। एक बार आप लिख लीजिए ताकि हम लास्ट में जो है आपको फुली डायग्राम बनाएंगे। जेनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। सर वेजिटेटिव सेल क्या होता है? वेजिटेटिव सेल के बारे में अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव सेल जो है ये लार्ज सेल होता है, लार्ज सेल है और इसमें इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। और जो आपका जेनरेटिव सेल है, जेनरेटिव सेल है, जेनरेटिव सेल्स जो है इसमें आपका छोटा सेल है एज रिस्पेक्ट टू वेजिटेटिव सेल, स्मॉल सेल है। ये फ्लॉट करता है और यहाँ पे रेगुलर यानी कि आपका बोल सकते हैं राउंड न्यूक्लियस होता है, राउंड न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? राउंड न्यूक्लियस। इसमें आपका साइटोप्लाज्म भी होता है। पोलन ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, पोलन ग्रेन्स में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। लास्ट में हम डायग्राम बनाएंगे, अभी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो डायग्रामेटिकली हम सारा चीज रिप्रेजेंट कराएंगे। यानी इसका जो साइटोप्लाज्म है किसका? पोलन ग्रेन्स का। साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय, इज सराउंडेड बाय, सराउंडेड बाय किससे सराउंडेड होता है? मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। सर पोलन ग्रेन्स का क्या मतलब, यू कैन से कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका ह्यूमन लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है क्या? देखते हैं। पोलन ग्रेन्स में, पोलन ग्रेन्स हैव रिच इन न्यू, पोलन ग्रेन्स में बहुत ज्यादा रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं,
पोलन ग्रेन्स में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, इसका यूज किया जाता है। पोलन आर यूज्ड एज पोलन आर यूज्ड एज used to you can say कि pollens are used to better performance for better performance for athletes and race horses, race हॉर्स रेस के लिए, हॉर्स रेस के लिए ये यूज किया जाता है। कई सारे टेबलेट्स इसके आते हैं पोलन ग्रेन्स का। अगर और बात करें तो पोलन, सम पोलन काउज एलर्जीज, सम पोलन काउज एलर्जीज, कुछ पोलन क्या करता है, एलर्जीज काउज करता है, क्योंकि बहुत छोटा पार्टिकल है जिसका डायमीटर 20 से 50 माइक्रोमीटर का है। कुछ पॉलेंस कॉज करता है एलर्जीज का, इसके कारण कई सारे आप बोल सकते हैं रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होता है, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होता है। रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका एस्थमा हो गया, एस्थमा हो गया, जैसे आपका ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ओके, ब्रोंकाइटिस हो गया, ये सब एक्सेट्रा डिजीज होते हैं। ठीक है, चलिए इतना फटाफट आप स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कीजिए और हम डायग्राम बनाते हैं। हो गया 1 2 3, यस, लेट्स गो। डायग्राम बना करके हम चैप्टर को नहीं, आज के लेक्चर को फिनिश करते हैं, क्योंकि डायग्राम डेप्थ में बनाने की जरूरत है इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा कि ये दो वॉल्स से घिरा होता है, इसमें दो वॉल्स होते हैं, यस, बाहर वाला एक्साइन और अंदर वाला इंटाइन, बाहर वाला एक्साइन और अंदर वाला इंटाइन, इनर इंटाइन, यानी जिसमें एन आएगा वो अंदर वाला। इसका डायग्राम बना रहे हैं, ये आपका स्फेरिकल शेप है, इसमें दो लेयर्स होता है, एक्साइन और इंटाइन। बाहर वाला लेयर इरेगुलर भी हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है, बट अंदर वाला रेगुलर होगा। आप ऐसे करके भी इरेगुलर भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर वाला लेयर इरेगुलर भी हो सकता है और अंदर वाला लेयर रेगुलर ही होगा, ठीक है। ये है आपका पोलन ग्रेन का डायग्राम, हमने एब्रोवेटेड फॉर्मेट में बनाया। सबसे बाहर वाला लेयर जो है इसको क्या बोला जाता है, एक्साइन बोला जाता है। सर एक्साइन क्या है, एक्साइन एक आउटर लेयर है, आउटर मोस्ट वॉल है या लेयर है। एक्साइन किसका बना होता है, एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। सर स्पोरोपोलेनिन क्या है, स्पोरोपोलेनिन जो है एक ऐसा एंजाइम है स्पोरोपोलेनिन जो कि किसी को, कोई भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, नेवर डिग्रेडेड, नेवर डिग्रेडेड, नेवर डिग्रेडेड। डिग्रेडेड, कभी भी डिग्रेड यानी कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता, जिसके कारण ये फॉसिल्स के रूप में भी यूज किया जाता है। अंदर वाला लेयर क्या है, इंटाइन, 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 ओके। नेवर डिग्रेडेड आप लिख सकते हैं स्पोरोपोलेनिन के लिए, वेरी हार्ड लेयर, वेरी हार्ड, ओके। तो कैसे इसके अंदर से आपका गैमेट्स निकलता है, इसके अंदर से गैमेट्स निकलता है, यहाँ पे पोर्स होता है जिसको जर्म पोर कहते हैं, जर्म पोर क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। और जर्म पोर जो है जहां पे वो पॉइंट वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, स्पोरोपोलेनिन जहां पे एब्सेंट होता है। इंटाइन किसका बना हुआ है, मेडअप ऑफ पैक्टिन एंड सेल्यूलोज, एंड सेल्यूलोज का बना हुआ है, कौन, इंटाइन।
सर ये बड़ा वाला सेल, इसी को बोला जाता है वेजिटेटिव सेल। इसी को क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव सेल। ये बड़ा वाला सेल दिख रहा है ना, इसी को बोला जाता है वेजिटेटिव सेल। और आगे ये जो है छोटा वाला सेल, इसको बोला जाता है जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल प्लॉट करता है वेजिटेटिव सेल्स में। अच्छा, और एक पॉइंट था, ठीक है कोई बात नहीं, बना लेते हैं। ये जो है वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल, दिस इज ऑल अबाउट पोलन ग्रेन, ठीक है। अब जो है एक पॉइंट बच गया है कि 60% एंजियोस्पर्म्स में 2 सेल्ड स्टेज में पोलिन। अच्छा चलो नेक्स्ट कल के लेक्चर्स में वो कवर कर देंगे, ठीक है। पोलन ग्रेन्स आर सेट इन 2 सेल्ड स्टेज, यानी 60% एंजियोस्पर्म्स में जो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर लैंड करता है वो 2 सेल्ड स्टेज में लैंड करता है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल। और जेनरेटिव सेल डेवलप हो जाता है, जेनरेटिव सेल डेवलप्स इनटू 2 गैमेट्स, यानी कि 2 गैमेट्स, तो 2 सेल यहाँ से बन जाता है और एक सेल वेजिटेटिव सेल। एंड 3 सेल्ड स्टेज में 40% एंजियोस्पर्म्स में पोलन स्टिग्मा के ऊपर सेट करता है, ठीक है। और इसको स्टोर भी किया जाता है नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस दोनों पॉइंट को लिखा देंगे, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। ड्यूरेशन एक्सीड करके है ना 1 आवर का।